हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं हम अपनी एक नई कहानी की तरफ। औलाद पालो पर उम्मीद मत पालो। देवकी जी के पति को मरे लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। उनके पति ने 2 रूम, एक छोटा सा आंगन, बालकनी और लैट्रिन बाथरूम बनवा चुके थे। उसमें एक छोटा सा परिवार बहुत खुशनुमा रहता था। 2 बेटे थे, 2 बहुएं थीं। बहुओं को एक एक बच्चे थे। एक 10 वर्ष का था, एक 8 वर्ष का। देवकी जी पति के जाने के बाद बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन शायद उनके बेटे बहू के प्यार से वो उनको धीरे धीरे भुला पा रही थी। लेकिन समय चक्र बहुत बेकार होता है। किसकी स्थितियाँ, किसकी मनोदशा कब बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। देवकी जी आंगन में बैठी थी। उधर से उनका 10 वर्षीय नाती जाता है। उसको कहती है, राहुल बेटा मुझे एक गिलास पानी दे देना। राहुल सुन के भी अनसुना कर देता है। तो उनको लगता है चलिए बच्चा है, नहीं दिया। फिर दोनों बहुओं को भी आवाज़ लगाती हैं, लेकिन दोनों बहुओं में से कोई भी बहू उनको पानी देने के लिए नहीं आती है। अपने मन में ही मन सोचने लगती हैं कि मैं तो ये जानती थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, शरीर कमज़ोर होता जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उम्र के साथ साथ बच्चों की दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। फिर भी वो अपने मन को तसल्ली देते हुए उठती हैं और पानी पी लेती हैं। उसके दूसरे दिन जो है कि उनकी सहेली आती है। उनसे कहती है कि देवकी चलो चला जा, कुछ पार्क में भी घूम के आया जाए शाम शाम को। बोलती हैं हाँ ठीक कह रही हो, घर में पड़े पड़े मैं भी बोर हो जाती हूँ। दोनों सहेलियाँ घूमने टहलने चली जाती हैं। इसके बाद जो है कि बड़ा बेटा छोटे बेटे दोनों आपस में गुटबंदी बनाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ जो कुछ भी है सब हम ही लोगों का है। यहाँ पे मात्र 2 रूम है और छोटा छोटा लैट्रिन बाथरूम और किचन है। हम लोगों का परिवार आ गया है, बच्चे हो गए हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। कभी कोई कार्यक्रम मनाओ तो भी गेस्ट आते हैं तो भी दिक्कत होता है। हमारा जो पुराना गांव वाला मकान है या कुछ ज़मीन है, उसमें से अगर उसको आधा बेच दिया जाता तो कुछ काम हो जाता। माँ कहती हैं ठीक है, वक्त दो बताती हूँ। माँ रात भर सोचती है। इस सुबह कहती है कि इन सब तो इन्हीं बच्चों का ही है। समय मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं बनवा पाऊँ, लेकिन गांव की संपत्ति का कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ कोई रहेगा ही नहीं, तो चलो मैं बेच देती हूँ। जान कीजिए उसको बेच देती हैं। बेचने के बाद जो नीचे का मकान था, उसी मकान के स्तर को देखते हुए 2-3 तल्ला मकान और बन जाता है। बन के रंग पेंट सारा चीज़ें हो जाती है। फिर जो है कि देवकी जी की तो दिन प्रतिदिन वही प्रक्रिया थी। शाम को वॉकिंग टॉकिंग करना जाती हैं टहलने, लेकिन जब टहल के आती हैं तो देखती हैं नीचे कोई नहीं था, नीचे का कोई भी सामान नहीं था। तो कहती हैं कि लग रहा है कि कहाँ सब चले गए। आवाज़ लगाती हैं। बड़ी बहू कहती है हाँ माँ जी, हम तो सारा सामान लेके ऊपर चले आ रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, आते हैं तो फिर बात करते हैं। तभी उनके दोनों बेटे आते हैं और कहते हैं माँ संजोग से ये बात था कि दोनों उनके नाती में 2 साल का अंतर था, लेकिन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। दोनों बच्चे आते हैं, कहते हैं माँ कल तुम्हारे नाती का जन्मदिन है, तुम इनको ऐसा उपहार दो, ऐसा उपहार दो कि इनका जन्मदिन लोग याद रखें। माँ कहती है मेरे पास उतना पैसा ही कहाँ है कि मैं ऐसा उपहार दूँ कि लोग याद रखें। बेटे कहते हैं बस माँ तुम इस कागज़ पे दस्तखत कर दो। माँ कहती है ठीक है कर दूँगी। फिर माँ देखती है उस पर कागज़ पे सब सारी चीज़ें
इंग्लिश में लिखा रहता है। तो कहती है कि ये तो सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। फिर कहती है अरे मैं अपने बेटों पर ही विश्वास नहीं कर रही हूँ, यह सोच कर के वह दस्तखत कर देती हैं। दस्तखत करने के बाद फिर न जाने उनके मन में क्या आता है। दोनों बेटों से पूछती हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे कि किसी चीज़ को पढ़ के दस्तखत करना चाहिए। इसमें इंग्लिश में लिखा था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैं दस्तखत तो नहीं कर पाई। दस्तखत कर दी लेकिन समझ नहीं पाई। बेटे ने कहा माँ, जो तूने गांव का ज़मीन बेचा था, उस ज़मीन का जो आधा बचा था वो दोनों ज़मीन हम दोनों भाइयों के नाम हो गई है। माँ को थोड़ा धक्का लगता है, फिर भी कहती हैं चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये ज़मीन इन्हीं लोगों का होने वाला था, इन्हीं लोगों का था। अपने आप को संतोष बताती हैं और खाना खाकर सो जाती हैं। कुछ दिन तो ज़मीन लिखवाने पर ठीक ठाक बीतता है, बच्चे का जन्मदिन भी मन जाता है। फिर एक दिन टहल के आती हैं, उनको बहुत कस के भूख लगी रहती है। ऊपर से बहू को, ऊपर वाली बहू को आवाज़ देती हैं, बड़ी बहू को। बड़ी बहू नहीं सुनती है तो ऊपर चली जाती हैं, धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ते हैं। उस समय बहू पोछा लगाती रहती है। वह उस कमरे में जैसे ही पैर रखती हैं, बहू तेज़ी से चिल्लाती हुई कहती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने अभी अभी पोछा लगाया है, आप गंदा कर दें। देवकी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जो बहू मुझे दिन भर माँ जी माँ जी कहा करती थी, आज उनका बिहेवियर कैसा हो गया। वो सोची रही थी, तभी बड़ी बहू ने कहा, मैंने आज अभी कुछ नहीं बनाया है, जाकर ऊपर छोटी वाली से कुछ मांग के खा लीजिए, हो सकता है वो बनाई होगी। देवकी जी चली जाती हैं ऊपर छोटी बहू के पास। छोटी बहू के कमरे में आवाज़ लगाती हैं, कोई नहीं आता है। तो वह बहुत हिम्मत जुटा करके अंदर घुस जाती हैं और सोफे पे बैठ जाती हैं। उनका छोटा वाला बेटा देखता है माँ को, अरे माँ ऐसे कैसे ऊपर आ गई इतना तुम? बेटा बहुत कस की भूख लगी थी, मुझे खाना दे दो। वह बेटा जाता है, ऊपर से 2 रोटी और सब्जी ला के दे देता है। वह खाने लगती हैं। तभी छोटी बहू कुछ बोलना चाहती है तो बेटे ने कहा, अरे माँ को खाना तो खा लेने दो। तब भी बहू चुप नहीं होती है, कहती है अपने बड़े भाभी से, अपने भैया से सीखो, उन लोग तो नहीं देते हैं, क्या हमने ही ठेका ले रखा है क्या? फिर भी छोटा बेटा कुछ नहीं बोलता है और कहता है माँ तुम चुपचाप खाना खाओ। वो खाना खा के नीचे उतर आती हैं। जैसे ही नीचे उतर के आती हैं, उनकी बेटी का फ़ोन आ जाता है। एक बेटी भी थी जो अच्छे घर में ब्याही हुई थी। माँ कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, क्या कर रही हो? अभी तो खाना खा के ऊपर से नीचे आई हूँ। भैया भाभी ठीक से रखते हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हारे भैया भाभी मुझे बहुत ठीक से रखते हैं सर, आँखों पे उठा के रखते हैं, कहती हैं और उनका गला भर आता है। उसी बीच वो अपने मोबाइल को बंद कर देती हैं। शायद माँ बेटी का ऐसा रिश्ता रहता है, बेटी समझ जाती है कि मेरी माँ को कहीं ना कहीं तकलीफ़ है। फिर भी बेटी ने दोबारा फ़ोन करना उचित नहीं समझा। इसी तरह दिन बीत रहा था। देवकी जी बिना खाए पिए, कभी उनको समय से खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। वह इस तरह से भूखे प्यासे रहने लगी और सोचने लगी कि न जाने मैंने कहाँ कौन सी गलती कर दी। फिर जाती हैं दुकान से, एक ब्रेड लेकर आती हैं और ब्रेड को पानी में भिगो के खाती रहती हैं। उसी समय उनकी बेटी और दामाद दोनों आ जाते हैं। बेटी दामाद को देखती हैं तो ब्रेड को चौकी के नीचे छिपा देती हैं, लेकिन बेटी की निगाह माँ की छुपाते हुए हाथों को पड़ जाती है। बेटी देखती है, अरे माँ, भैया भाभी तुमको इतना दुख दे रहे हैं, तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं दे रहे हैं, तुम्हें ब्रेड पानी में भिगो के खाना पड़ रहा है। बहुत दुखी होती है बेटी। फिर यह बात देवकी जी की सहेली को बुला करके बताई जाती है। वो कहती हैं कि देखो, तुझे अपने बेटों से अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं तो तुमको भी कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ कदम उठाना होगा।
कहती हैं अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है। कहती हैं नहीं, जो तुम्हारे कागज़ अपने बेटों के नाम कर दिया है उसकी कुछ तो कागज़ तुम्हारे पास होगी, कोई वसीयतनामा तो होगा। तो कहती है हाँ, मेरे पति ने मरने से पहले एक वसीयतनामा बनवाया था, वह वसीयतनामा मेरे पास है। कहती है मैं एक वकील को बुलाती हूँ और दिखाती हूँ। वह दिखाती है वसीयत, तो उसमें शायद देवकी जी का भाग्य साथ दे रहा था। उस वसीयत में ये लिखा था कि जब तक मेरी पत्नी जिंदा रहेगी, मेरी पत्नी के नाम से ही सारी जायदाद रहेगी। जो बच्चों ने बेच दिया था वो तो देवकी जी को नहीं मिल सकता था, लेकिन जो बच्चों ने अपने नाम करवा रखा था शायद वो जायदाद देवकी जी को मिल सकता था। वकील ने ऐसा कहा। माँ और बेटी बहुत खुश होती हैं। फिर सारी कागज़ की कार्रवाई की जाती है। उसी दरमियान जो है कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों ऊपर से नीचे आते हैं। कहते हैं माँ, एक खुशखबरी है। बेटी को नहीं देखते हैं, बेटी छिप जाती है। माँ कहती है क्या खुशखबरी है? कहती है चलो देखो, तुम्हारा सेवा हम लोग नहीं कर पाएंगे और यहाँ तुमको दिक्कत भी होती है, ऊपर से नीचे जाना पड़ता है। चलिए आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, वहाँ आप सुख से रहेंगी और समय समय से हम लोग आपसे आके मिलते रहेंगे। देवकी जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं नहीं बेटा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे सही हूँ। मैं अपने पति के बनाए हुए मकान में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, उनकी यादों के साथ, उनकी खुशबू के साथ। बेटा कहता माँ, तुम्हें वृद्धावस्था में ऐसी बातें शोभनीय नहीं देती हैं। माँ ने कहा नहीं बेटा, कुछ भी हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी बेटी वकील को लेकर सामने आ जाती है और वकील को देख करके भाई स्तंभ हो जाता है और गुस्से में हो जाता है। कहता है मैं जानता था कि तुम जायदाद लेने के लिए ऐसा ही करोगी, तुम एक न एक दिन हिस्सा बंटवाने ज़रूर चली आओगी। उसको इसकी यह बातें सुनकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं चुप रहो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से ऊपर रख के पाला, दोनों औलादों को, कि बेटियां तो दूसरे के घर चली जाएंगी। बेटा उम्मीद होता है, बेटा आसरा होता है, बेटा सहारा होता है। तुम हमारे बुढ़े की लाठी बनोगे, हमें 2 वक्त की रोटी दोगे, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे सब कुछ छीन लिया और छीनने के बाद मुझे वृद्धा आश्रम में भेज रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें अपना औलाद नहीं मानती हूँ। कहते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों बेटे, फिर वकील ने सारी बातें बताते हैं वकील सारे उनके दोनों बेटे और बेटी को बैठा कर। देवकी जी भी थी और उन्होंने कहा मैं यह निर्णय लेती हूँ कि मैं गांव वाला ज़मीन अपनी बेटी को नाम कर देती हूँ और ऊपर में बेटा और बहू रहेंगे। मुझे बेटा बहू का लालसा नहीं है, लेकिन जो हमारे 2 छोटे छोटे नाते हैं मैं उन्हें सड़क पे भटकना नहीं देना चाहती हूँ और बीच वाला रूम मैं रूम रेंट पे चलाऊँगी और नीचे मैं स्वयं रहूँगी। जो रूम रेंट आता था उस रूम रेंट से वो एक दाई रख ली थी। दाई आती थी समय से उन्हें खाना पानी सब कुछ देती थी और आराम से अपने लिए कहा जाता है कि औलाद पालो पर उम्मीद मत पालो। उम्मीद पालना बुरा होता है। औलाद अगर आपको माँ बाप समझ रहे हैं तो आप भी उनको समझिए, अन्यथा ऐसे औलादों पर भरोसा मत करिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। लास्ट में यही कहूँगी कि माँ ने ऐसी मिसाल कायम की जो दुनिया में लोग देखते ही रह गए और दंग रह गए कि नहीं, सही बात है। सब कुछ बेटों के नाम कभी मत करिए, औलाद के नाम कभी मत, कुछ अपने लिए भी रखिए बुढ़ापों के लिए, वही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। धन है तो सब है, धन नहीं तो कुछ नहीं। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जो बताएगा। थैंक यू।